अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे। आज आखिरी दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, जहां उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। उस रेफरेंस में 5 जज साहिबान ने शिरकत नहीं की, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत भी लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो वजूहात का तज़किरा किया कि जिनकी बिना पर उन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करना लाजमी नहीं समझा। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके तनाजुर के अंदर जो आने वाले चैलेंजेस हैं कुछ उनका हवाला देंगे, और फिर नए चीफ जस्टिस कल जब अपने हलफ उठाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो संभालेंगे अपना मनसब, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और उन चैलेंजेस को जो पाकिस्तान की सियासत, आइन और कानून के साथ जुड़े हुए हैं उनसे कैसे नबरदाज़मा होंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और चीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ हम बातचीत करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और कादर मंदखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और मैं मंदखेल साहब आपसे स्टार्ट ले लेता हूँ। ये मामला जो है कि आइन का है, अदालत का है, कानून का है। काजी फाइज़ साहब, क्या आपकी नज़र में जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, जो आज से 13 माह पहले जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के मनसब संभाला था तो उस वक्त भी इसी किस्म के चैलेंजेस, उस वक्त एक हम ख्याल बेंचेस का मामला था, बहुत से ऐसे फैसले थे जिनको मुतनाज़ समझा जाता था, और फिर उसके बाद एक कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आंगी पैदा हो और वो सूरत हाल ना हो जो पहले थी। तो आज जब वो रुखसत हो रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो चैलेंजेस उनको दरपेश थे वो अच्छी तरह से नबरदाज़मा हुए और माहौल ज़्यादा साजगार है या माहौल ख़राब हो गया? में माजी की जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, किसी न किसी सियासी रहनुमा या सियासी पार्टी को उनसे इख्तलाफ रहा है या कोई बार एसोसिएशन से रहा है। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल तो होता है हर दौर में। और अगर आप कंपेयर कर दे इफ्तिखार चौधरी से लेके बंदियाल तक, तो मेरे ख्याल में इन सारे चीफ जस्टिस से तो बेहतर था उसमें। उसने बड़ी शदीद मुखालफत बर्दाश्त की है। इवन के आज जो खत लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिसका आप वजह बता रहे कि वजह है, उसने चीफ जस्टिस को गद्दार कहा। इससे पहले इसने जो खत लिखा तो उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। अपने जो कुलीग जजेस जिसने इख्तलाफी नोट किए उसके बारे में क्या कुछ है। क्या ये शख्स चीफ जस्टिस बनने के काबिल था? इस शख्स ने प्रैक्टिकली अपने आप को पीटीआई का यूतिया जाहिर कर दिया है और इसने नामालूम में मिलकर ये इनको ज्यादा, यानी तारीख में अगर आप देख ले, जनरल फैज को जल्दी थी आर्मी चीफ बनने की और जस्टिस मंसूर अली शाह को जल्दी थी चीफ जस्टिस बनने की। दोनों का अंजाम एक ही हुआ। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि फौज में कुछ इस तरह माजी में गैरतमंद लोग निकले हैं, जिस तरह उनको सुपरसीड कर दिया तो उन्होंने इस्तीफे दिए। अब आप मुझे बता दो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में क्या अल्फाज अदा किया जाए, जो अपी आज की तारीख तक तो वो चीफ जस्टिस है ना, जस्टिस फाइज ईसा, उसके बारे में गद्दार कहते हैं। आप मुझे बताओ ये शख्स लायक है जज बनने की? इनके खिलाफ तो आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस आना चाहिए। और दूसरा जो सेकंड नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर, जो जाली कोटा में सिंध से चीफ जस्टिस बना और चौथे नंबर से उठा के याया अफरीदी को छोड़ के और इनको 20 दिन पहले बुला लिया, याया अफरीदी को 20 दिन बाद बुला ली ताकि ये चीफ जस्टिस बने। तो मुकाफाती अमल आपके सामने आ गए। आज अल्लाह की जो कहता है ना चढ़ी हुई आवाज होती है, आज आप देखा कि इन दोनों का हालत क्या हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माजी में इस तरह जजेस भी गुजरे हैं। मैं सख्त अल्फाज नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इनके खत, क्या मतलब है खत का? ये तो जो आप की ड्रामेबाजी कह रहे हैं तो किस क्या मतलब है इनका? आप इसमें समझते हैं कि कोई आपने रेफरेंस का हवाला दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस का हवाला दिया आपने, तो आप समझते हैं कि आपकी जमात या कोई फाइल करेंगे, या जनरली आपने ये कमेंट किया है कि इसमें वकला को या बाकी लोगों को देखना चाहिए? जी मैं इसके बारे में मशवरा करूंगा। फौरी तौर पे इनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल करना चाहिए। वजह ये है कि ये न सिर्फ तो जाने वाली चीफ जस्टिस के बारे में
बहुत कुछ कहा है आने वाली चीफ जस्टिस के बारे में, और ये कहा है कि इस खत को आप रेफरेंस के हिसाब, भाई आप कौन हो? आप सिफारिश पे भर्ती हुए जज हो, आप इतनी बातें करें जैसे पाकिस्तान के बादशाह हो, ऐसे कभी तो हमने कभी नहीं देखे, ऐसा रवैया तो हमने कभी। इसी वजह से मैंने पीटीआई के दौर में एक बिल लाया कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज अब डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? जब डायरेक्ट भर्ती करोगे तो फिर ये आपको ये सारे, और फिर उन्होंने खत में आपने बताया, किसने वजह बताई? चलो आपने जाने वाले चीफ जस्टिस के बारे में तो कहा है, और जब आने वाले चीफ जस्टिस की हल बर्दारी है वहां भी तो आप नहीं होंगे, उसके बारे में क्या आपके पास वजूहत है? यानी आपने अभी से अदलिया को मुतनाज़ा बनने के लिए इसके बीच में बैठे हुए हैं। और मैं देखता हूं कि कल कौन कौन उस सदारती जो हल बर्दारी चीफ जस्टिस उसमें कौन होगा कौन नहीं, तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसका मैं शुरू में भी इशारा कर रहा था, के खिलाफ 209 का आर्टिकल लाना चाहिए। मैं यही देख रहा था कि वो जो चैलेंजेस की बात है इसको भी हम जरा डिस्कस करेंगे आगे जाके। जरा अली गौर बलोच साहब, आप भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस बने और आज जब वो जा रहे हैं 13 महीनों के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और निज़ाम इंसाफ के अंदर आपने बेहतरी देखी, या जो सिचुएशन उमर अता बंदयाल साहब छोड़ के गए थे वैसी ही है, बेहतर हुई है, नहीं हुई है, या ज़्यादा वर्स्ट हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस किस्म के हालात अदलिया में रहे और अदलिया में आपको वादे तकसीम नज़र आई, और माजरत के साथ एक ख़ास पार्टी की वकालत करते हुए एक ग्रुप था जो कि अदलिया के अंदर भी था, और जिन्होंने अपने फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान के कानून और आइन को भी मैं समझता हूँ कि कदगन पहुँचाई। जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इदारे को भी मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो काबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया कि जिस किस्म के उन्होंने फ़ैसले दिए कानून और आइन के बरक्स, फिर जिस तरह के वो ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर ना सिर्फ आइन को दोबारा लिखा बल्कि जिस तरह से बार बार वजाहती फ़ैसले देकर ख़ास तौर पर एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की। और इसका क्रेडिट तो हुकूमत को और हुकूमत की उन इत्तेहादी पार्टीज़ को जाता है कि जिन्होंने आइन में तरमीम करके एक दफ़ा फिर से जिसमें कि एक मखसूस जमात के लोग और एक मखसूस टोला जो पाकिस्तान को आइनी बहरान की तरफ धकेल रहा था, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ख़िलाफ़ था, जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट देखना चाहता था, जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ाना चाहता था ताकि लोग जो है उनका रियासत पर से एतमाद उठ जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने और उन इत्तेहादी पार्टीज़ ने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया कि इन तमाम लोगों के अज़ाइम उन्होंने खाक में मिला दिए, और जो ये तरमीम की ख़ास तौर पर उससे पाकिस्तान को आइनी बहरान से निकाला जिससे ये दो चार करना चाहते थे। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान में 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखा गया, जिस तरह से साबका अदवार में भी जिस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल थे, किस तरह से 3-4 लोगों का एक मनपसंद बेंच होता था और उससे मनपसंद फैसले लिए जाते थे, और सीनियर तरीन जजेस को कॉर्नर कर दिया गया था, उनके पास कोई केस ही अहम केस नहीं लगाया जाता था, और लोगों के 20-20 साल से केस और अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता था। फिर जिस तरह से साकिब निसार ने व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई, मॉनिटरिंग जज लगाए और एक पार्टी की सहूलतकारी की, ये वही टोला है जिसको वक्तन फक्तन कहीं ना कहीं से सहूलतकारी मिलती रही। कोई टू सी यू कहता रहा, कोई इनके कहने पे इनके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करता रहा, कोई ये कहता रहा कि मैं 5-6 MPs को तो 1 मिनट के अंदर फारिग कर दूंगा अपनी ऑडियो वीडियोज में। हत्ता कि अब भी एक सीनियर एंकर का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो ये बता रहे थे कि अब भी हमारे जो काबिल एहतराम जजेस हैं इनकी कुछ इदारों के पास ऑडियोज आई हैं जिसमें ये है कि मतलब है कि ये एक खास पार्टी से रब्ता करते हुए और उनकी पसंद के फैसले करते हुए कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस फाशिज्म के खिलाफ कादी साहब जरूर खड़े हुए, उन्होंने वो उस फाशिज्म और पॉपुलरिज्म की आड़ में वो फैसले नहीं दिए जो पॉपुलर फैसले हैं, लेकिन आइन की रूह के मुताबिक जरूर फैसले दिए, आइन के मुताबिक वो चलते रहे। ठीक हो गया। खास तौर पर
जो 3 जिसमें कादी फायदी था और 2 और मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जिस तरह से कि मखसूस नशिस्तों में फैसला दिया और वहाँ पर अपने नोट दिया इख्तिलाफी, और उसमें लिखा कि अगर इस फैसले को तस्लीम किया जाए तो पाकिस्तान के आइन की कौन कौन सी दफात हैं जो मुअत्तल करना पड़ेंगी, तो वो उसके बारे में हमारे दोस्त मंदोखेल साहब भी बेहतर जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कादी साहब ने, जाहिर है अगर वो भी चाहते तो वो भी सहूलतकारी कर सकते थे, वो भी आइन की धज्जियां उड़ा सकते थे, वो भी अपने हक में बड़े नारे लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के आइन का साथ दिया, उन्होंने किसी फाशिज्म का ठीक साथ हो नहीं गया। दिया। और बुखारी साहब की तरफ चल लेते हैं कि जो बुखारी साहब, गौहर बलोच साहब का ये कहना है कि काजी साहब ने आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का साथ दिया, और मंदोखेल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस 13 माह के इस रजीम को कैसे देखते हैं कि जो लिगेसी उमर अता बंदयाल साहब छोड़कर गए थे और फिर काजी साहब को बेशुमार चैलेंजेस थे, आज वो रुखसत हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ी है, निज़ाम इंसाफ कहाँ पे खड़ा है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो काजी साहब ने इस मुल्क के दस्तूर के साथ और इस मुल्क की अदलिया के साथ किया है, वो आपको 75 साल तारीख में नहीं मिलता। और ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम का हिस्सा है ये, कि कुछ अरसे बाद ये जो मौलवी मुश्ताक का ऑर्डर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी वाला, इसको उससे बदतर गिरदाना जाएगा। एंड हिस्ट्री विल प्रूव एंड द फ्यूचर विल आल्सो प्रूव। अब कैसे, क्वेश्चन ये है, क्योंकि जिस बंदे के अपने कोल अफेयर में बहुत बड़ा तजाद था और इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ था, और ये वो शख्स पाकिस्तान की तारीख का जो हमें कहते हैं कि फाशिज्म थी, बाइस थी, ये था वो था, भाई एक तरफ जरदारी और एक तरफ शहबाज शरीफ असेंबली में पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जस्टिस, चीफ जस्टिस था जो जाके वहां पर बैठा है। आप कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान का वाहिद चीफ जस्टिस है जिसने इलेक्शन से 8 दिन 10 दिन पहले जो है, 15 दिन पहले 13 जनवरी को ऑर्डर देके और निशानी पार्टी का खत्म कर दिया 8 लोगों के कहने पे, विदाउट एग्जामिनेशन इन चीफ, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। किधर है वो नूरीन, किधर है वो लोग सारे? ये कहते हैं बाइस्ड हैं। और थैंक्स टू बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने एक्नॉलेज किया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये फायद ईसा साहब के कहने की वजह से हुई है और उनके एफिलिएशन और उनकी वजह से हुई है। उन्होंने खुद पब्लिकली ये बात दी है, उनकी स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, देख लीजिएगा। नंबर सेकंड, ये 26वीं तरमीम इन्होंने कर दी। मुझे ये बताएं जरा कि ये 26वीं तरमीम जो है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये प्रैक्टिकली इतना मुश्किल है, नामुमकिन है कि ये आपको कुछ अरसे बाद इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और नई अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी। थर्डली, बड़े आराम से कह दिया गया, उमर अता बंदयाल भाई, उमर अता बंदयाल ने 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें लगाई थी और मैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था। मुझे तो एक एक चीज का इल्म था। जब हम तो रात को 8 बजे गए अदालत में फैसला सुनने के लिए आगे, जब लॉक खुले तो ईसीपी के 5 बंदे अंदर बैठे हुए थे ऑलरेडी। हम 5 लोग विटनेस हैं इसके, आप लोग भी विटनेस हैं इसमें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपीयर हुआ इसके अंदर, शहबाज शरीफ भी अपीयर हुआ, और जो वहां पर डिसीजन रात को 12 बजे 100 मोटो लेके खोली गई अदालतें, उस टाइम स्पीकर के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था, वायलेट नहीं किया गया क्या? उस टाइम वो अच्छा था, बाद में वो बुरा हो गया जब उसने कहा कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं अपने आप। कॉन्स्टिट्यूशन किसने वायलेट किया? थर्डली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पाजी साहब तो बायस थे, उनकी जजमेंट सी बायस थी, और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद जस्टिस गुजरा है जिसके आखिर में जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिसको हम फुल कोर्ट रेस्पेक्ट करते हैं, उसमें 5 जजेस नहीं बैठे, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जस्टिस गुजरा है, चीफ जस्टिस गुजरा है, जिसने खुद अपने खत लिखे उमर अता बंदयाल को कि सीनियरिटी प्रिवेल करे, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। जाके देखें, इस बंदे के तो कोल अफेयर में इतना तजाद है। और उसके बाद इसी को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, जब ये शख्स चीफ जस्टिस था, कि भाई आपने खुद ये लेटर नंबर फलां डेट को लिखा है उमर अता बंदयाल को कि सीनियरिटी प्रिवेल करे, सीनियर को बनाए, और अब मैं सीनियर बैठा हूं, मुझे तो बना रही जो मेरे से नीचे वाले को उठा के ऊपर ले गए। तो इस तरह का बंदा, अब उसको जो भी कहें, उसने तो सारा इदारा तबाह कर दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया। ना वो लॉ नोइंग आदमी था, ना वो किसी किस्म का पढ़ा लिखा आदमी लगता था, उसकी गुफ्तगू देख लिया आपने। सो कहने का मकसद है, बाइसनेस अपनी जगह है, आप फैसले दे रहे हैं, फैसले किसके ऊपर दे रहे हैं, कौन बेनिफिशियरी बन रहा है, आप बुला के। और ये जो एक बात कही गई बड़े ही प्यार से कि जी पावर्स डेलीगेट की गई, और उसके बाद पावर्स जो है उसको उनसे ले लिया गया। भाई अमेंडमेंट आई दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और उसके तहत दोबारा इनको पावर दी गई, जिसके बाद इन्होंने मुनीब साहब को निकाला और उसके बाद तीसरा बंदा डाला कि 2 वोट तो मेरी हूं, मैं अपनी मर्जी का बेंच बनूं। कौन कहता है ये? किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है? ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइस्ट कौम में होता है, ना पढ़े लिखे लोगों में होता है। बुखारी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद जरा आ जाते हैं कि ये तो चले सो हुआ, एक साल गुजर गया, लेकिन अब आने वाला जो 2 साल होंगे, ये अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस कल होंगे तो उनके सामने एक चैलेंजेस का अंबार उनकी टेबल के ऊपर होगा। तो उन हालात को, ये माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।